हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे हम 25 जुलाई 2022 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कथक डांस का, और साथ ही डिस्कशन करेंगे जो अभी हाल ही में इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश हुआ है। कंप्लीट डिस्कशन इसका भी करेंगे। और भी कई डिस्कशन होंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है पूरा कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो हमारे नए वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट में जो बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर करेंगे। आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल का एक तो दाम भी बहुत बढ़ रहा है, और ऊपर से जो इनकी अवेलेबिलिटी है उनको वह उसके बारे में भी भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ ही इन्हें अभी जो प्रमोशन है वो भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो उन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो हमारे देश में 13.34 लाख जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अवेलेबल हैं, उसमें से 50% तो जो ई ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के रूप में अवेलेबल है। 50% जो हैं इसमें से ऑटो रिक्शा वगैरह हैं। इसके बाद में जो 27.81 करोड़ जो रजिस्टर्ड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमारे देश में अवेलेबल है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो टू व्हीलर ही ज़्यादा होंगे, फोर व्हीलर भी इसमें कम है। तो इस प्रकार से जो ये ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट का प्लान था कि इस हिसाब से ये जो ग्रोथ है वो मिलनी चाहिए, उस हिसाब से ये ग्रोथ है वो मिल नहीं पा रही है। और फाइनेंशियल ईयर 19 में तो ये जो ग्रोथ है 0.76% की ही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़कर लगभग 4% देखने को मिली थी। और इस प्रकार 1 लाख अगर पेट्रोल डीजल के जो अदर जो सोर्स के जो व्हीकल हैं उन व्हीकल्स की अगर बात करें, तो उन सोर्स के व्हीकल्स पर 1 लाख पे 1,000 का जो मार्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, मतलब 1 लाख इन व्हीकल्स पर 1,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसी रेशियो पर भी अगर बात करें तो ये रेशियो सिर्फ दिल्ली, आसाम और त्रिपुरा ने अचीव किया है। उसके बाद में किसी भी स्टेट में इस प्रकार का इतना ज़्यादा रेशियो अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में ही सिर्फ ऐसी जगह अवेलेबल है जहाँ पर 100 पेट्रोल पंप्स पे एक आउटलेट जो है चार्जिंग का अवेलेबल है। 5 आउटलेट जो है वो दिल्ली में अवेलेबल है, 100 पेट्रोल पंप पे लगभग एक है। तो गोवा और चंडीगढ़ में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो चार्जिंग स्टेशंस के रूप में बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से जो अवेलेबिलिटी को देखते हुए भी जो व्हीकल्स का नंबर है वो अभी नहीं बढ़ पा रहा है। तो लोगों का यही सोचना है कि अगर वो मान लीजिए किसी लॉन्ग रन पर चले गए, लॉन्ग रन ड्राइव पे जाने के बाद में अगर 300 या 400 किलोमीटर के बाद में भी अगर उन्हें चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो उनका जो ट्रैवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या किसी अन्य वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परचेज का स्पीड है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डाटा के हिसाब से अगर बात करें, तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो एक तरफ 4.5 लाख जो नॉर्मल व्हीकल है उनका परचेज किया जाता है, और 4 लाख के समथिंग आप मान लीजिए ये परचेज है। उसके दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का परचेज है वो इतना नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ 4% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 2019 में ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम था, और जनरल व्हीकल्स का भी परसेंटेज कम था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी ये परसेंटेज काफ़ी कम था। तो इसमें जो ग्रोथ है वो शार्प ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में हालांकि देखने को मिली है इस पॉइंट पे, लेकिन जो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर इस ग्रोथ को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा
कम है। इसके बाद में स्टेट वाइज अगर इस ग्रोथ को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यूपी में हुई है। यूपी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखे जाते हैं, और महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबिलिटी है। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे कि दिल्ली में भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हो रही है, क्योंकि चार्जिंग जो पॉइंट्स की स्थिति है वो यहाँ पर अच्छी है। स्टेशन के हिसाब से चार्जिंग पॉइंट के जो स्टेशन है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो अवेलेबिलिटी है वो ठीक है, मध्य प्रदेश में भी ये ठीक है, और जो दिल्ली है वहाँ पर भी जो अवेलेबिलिटी है वो ठीक है। इस प्रकार से दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़, ये दोनों तीनों जो स्टेट हैं वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो सब पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे डाटा में कि तीनों में जो अवेलेबिलिटी है चार्जिंग स्टेशन की, उस चार्जिंग स्टेशन के वजह से ही यहाँ पे जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर अभी चार्जिंग, कुल मिला के चार्जिंग स्टेशन का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चार्जिंग स्टेशन के अगर अवेलेबिलिटी हो जाए और उसके बाद में अगर थोड़े से किफ़ायती अगर ये व्हीकल्स हो जाएं तो निश्चित ही इनकी जो सेल है वो बढ़ेगी, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं व्हीकल्स को लेकर, वो ये व्हीकल वो डेवलप हो पाएगा। इसके बाद में जो वर्ष 2022 में काफ़ी सारे आपने देखा होगा कोई मेल फंक्शनिंग की वजह से फायर के इंसिडेंट हुए थे। तो फायर के इंसिडेंट होने की वजह से जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो मार्केट से वापस लिए थे। तो उसमें जो है ओकिनावा जो है उन्होंने 3,215 जो व्हीकल है वो वापस लिए थे। इसके बाद में प्योर ईवी जो कंपनी है उसने 2,000 व्हीकल अपने वापस बुलाए थे, और जो ओला इलेक्ट्रिक है, ओला इलेक्ट्रिक ने 1,441 जो उनके व्हीकल है उन्हें वापस बुलाया था। तो इसी वजह से इस ये जो री इंट्रोड्यूस करने का, जो री मैन्युफैक्चर करने का जो कंपनी का डिसीजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा नंबर इसमें यहाँ दिखाया गया है। और जो फायर के इंसिडेंट हैं वो फायर के इंसिडेंट भी सारे अनयूजुअल थे, मतलब गाड़ी चलने की वजह से उसमें फायर नहीं लगी थी, खड़ी खड़ी गाड़ी में ही फायर लग गई थी। तो इस प्रकार के इंसिडेंट यहाँ पे देखने पड़े। तो इस प्रकार का जो मेल फंक्शनिंग है वो मेल फंक्शनिंग कंपनीज को रोकना पड़ेगा, और इसके क्षेत्र में अगर रिसर्च करने की और आवश्यकता है तो वो पहले रिसर्च की जानी चाहिए, उसके बाद में इन व्हीकल्स को मार्केट में लाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हाल ही में हाल ही में क्या यस्टरडे पिछले दिनों एक मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं आपको पता है वो केरला में मिल रहे थे। उनका जो कारण बताया गया था वो मंकी पॉक्स होने का जो कारण यूएई से रिटर्न बताया गया था। जो दो केसेस मिले थे वो दोनों ही यूएई से वापस आए थे। तो इसी वजह से जो बाहर से ये इस केसेस की, इस बीमारी की आउटब्रेक बताई जा रही थी कि जो विदेश से इस वायरस का कैरी हो रहा है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं उस समय देखी जा रही थी, और इसी प्रकार से उस समय पे जो प्रिपरेशन है वो की जा रही थी। लेकिन अभी दिल्ली में एक केस मिला है जिसे मंकी पॉक्स पॉजिटिव आया है, और उसकी जो कोई भी विदेश की हिस्ट्री नहीं है। वो अभी दिल्ली से बाहर सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक ही जाके आया है। इस इतनी ही उसकी सिर्फ आउटिंग की जो हिस्ट्री है वो सामने आई है। तो इस प्रकार से एक इंडिजिनस जो स्प्रेड है वो यहाँ पर मंकी पॉक्स का देखने को मिला है। और इसके साथ ही जो सरकार है वो सारी जो तंत्र है वो सब एक्टिव हो गया है। ये 34 ईयर का जो पेशेंट है वो बताया जा रहा है, और दिल्ली का जो पेशेंट है, और इसे अभी लोकनायक हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट कराया गया है और आइसोलेशन में भी रखा गया है। तो इस प्रकार से इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है उसने ये कंफर्म किया है कि जो ये मंकी पॉक्स के लिए ये पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से अब इंडिजिनसली सॉरी जो देश के अंदर ही यहाँ पर जो मंकी पॉक्स है उसके केसेस देखे जाने मिले हैं, और इसीलिए आपको भी यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। और किसी भी प्रकार के जो बाहर से लोकल पब्लिक से जो
कांटेक्ट है उस कांटेक्ट को अभी बंद ही रखिए, और जो जितनी ज़्यादा दूरी हो सकती है वो बना के रखिए। इसके जो प्रिकॉशंस इसमें जो एसओपी यूज़ करनी होती है वो जनरल कोविड-19 के समान ही इसमें एसओपी यूज़ करनी होती है, लेकिन जिस प्रकार से जितने इजी वे में कोविड फैल जाता है उतने इजी वे में मंकी पॉक्स जो है वो नहीं फैलता है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन आपको रखनी जरूरी है, जिस प्रकार से जो इंडियन अभी सिनेरियो में भी मंकी पॉक्स फैल रहा है। तो 21 दिन का जो क्वारंटाइन है उसमें इन पेशेंट्स को अभी रखा जाएगा, और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर जो है वो अब ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कार्य कर रहा है। अगर इसके टोटल केसेस की अगर हम बात करें तो स्पेन में सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ देखने को मिले हैं। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पर ये केसेस देखने को मिले हैं। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे बड़े जो देश हैं वहाँ पर मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो लगातार फैल रही है। नीदरलैंड, ब्राज़ील, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े जो केसेस हैं वो देखने को मिले हैं, और इंडिया में भी जो है वो 4 केसेस यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। तो इस प्रकार से अभी इसका स्प्रेड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है ये जो पेशेंट है वो किसी यूएई से रिटर्न या इन कंट्रीज से रिटर्न कोई भी किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आया हो जब ये बाहर हिमाचल प्रदेश, जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये घूमने के पर्पज से या आउटिंग के पर्पज से गए थे, तो वहाँ पर ये किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हों जो कि विदेश से आया हो और इन कंट्रीज से वो अभी हाल ही में आया हो, तो उसकी भी जो जांच है वो की जा रही है। इनके जो कांटेक्ट में जो भी लोग आए थे उनका जो डाटा है वो भी निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मंकी पॉक्स है अब जो देश में लोकली भी फैलने लगा है, तो सतर्कता बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आपको पता है कि हाल ही में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो विजयी हुई हैं और देश की जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो उनके शपथ ग्रहण की यहाँ पर आज तारीख है, मंडे को वो आज यहाँ अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे, और पद की शपथ ग्रहण करके जो ऑफिस है उसका चार्ज लेंगे। तो 21 गन जो बंदूकों की सलामी है उन्हें यहाँ पर दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा। 10:15 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये जो ओकेजन है वो किया जाएगा, और वहीं पर जो शपथ है इन्हें दिलाई जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री भी के समेत जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो भी अवेलेबल होंगे, और उसके उनके साथ साथ में जो एमपी, चीफ मिनिस्टर और सभी जो गणमान्य लोग हैं वो वहाँ पर उपस्थित होंगे। जो पुराने प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्पीच दी जाएगी, और जो नए प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर वो भी अपनी स्पीच देंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा जो सेरेमनी है वो किया जाएगा। उसके बाद में जो ये नए जो राष्ट्रपति हैं वो अपने राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है और सर्वोच्च पद होता है। तो इसी प्रकार से इनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। इसके बाद में अगर हिस्ट्री की अगर कुछ बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, जिनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर के हिसाब से जरूरी हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर जो अपोजिशन के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, उनको हराकर यहाँ पर प्रेसिडेंट बनी है, और वो पहली प्रेसिडेंट हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली वो पहली प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद में आप अगर देखेंगे कि जो उनको आज़ादी के बाद में जो भी राष्ट्रपति का जन्म हुआ है वो उसमें भी वो फर्स्ट हैं, पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है वो आज़ादी के बाद में हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का जन्म जो है आज़ादी के बाद में हुआ है। तो आज़ादी के बाद में जो भी राष्ट्रपति जितने भी अभी तक राष्ट्रपति बने हैं उन सबका जन्म आज़ादी से पहले हुआ है। ये पहली हैं जिन्होंने जो इनका जन्म जो है वो राष्ट्रपति
जो सॉरी आज़ादी के बाद में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद में जो 10वीं ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो अपनी शपथ ली है वो 25 जुलाई को ही ली है। 24 जुलाई को जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर खत्म होता है, और 24 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर खत्म होने के बाद 25 जुलाई को ही 10वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ ली जाएगी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर 15वीं प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत की कहलाएंगे, 15वीं जो राष्ट्रपति यहाँ पर होंगी। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लेकर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो पेपर है उस पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो 5G स्पेक्ट्रम के संबंध में यहाँ पर बात की जा रही है, और 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है वो यहाँ पर कल से शुरू होने वाला है। ट्यूसडे से ये और जो ऑक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस ऑक्शन में जो अर्नेस्ट मनी है, जो अर्नेस्ट मनी एक तरीके से सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर रिलायंस के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया है। इसके बाद में भारती एयरटेल ने किया है, और आइडिया ने किया है, फिर उसके बाद में अडानी ने किया। अडानी ने आप देखिए जो 100 करोड़ का ही यहाँ पर जो ईएमडी है उसका डिपॉजिट किया गया है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रिलायंस जियो ग्रुप है उसके पास में ही परचेज पावर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होने वाली है, और इस परचेज पावर के साथ में ही जो टोटल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज के जो हैं जिन्हें 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कहा गया है, वो 72 जो स्पेक्ट्रम गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम में 20 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर ऑक्शन शुरू की जा रही है, जिसमें 600 मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 3300 तक भी हो सकता है, और 26 गीगाहर्ट्ज का ऑक्शन भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो एक सिंगल कंपनी है वो काफ़ी सारे जो लेवल के स्पेक्ट्रम है उन्हें परचेज कर सकती है। 5G बैंड में अगर बात करें तो 700 मेगाहर्ट्ज से 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज का जो पोटेंशियल है उसी को लेकर चलना होगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ईएमडी है वो इन कंपनीज के द्वारा डिपॉजिट की जा रही है, और जल्द ही भारत को जो 5G की सुविधाएं है वो भी मिलने वाली हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में जो बात की गई है वो पसमांडा मुस्लिम्स के बारे में बात की गई है। बेसिकली ये एक जो पसमांडा वर्ड है वो एक वर्ड होता है जिस जो पर्शियन वर्ड है, और इसका अर्थ होता है पिछड़े हुए। वन लेफ्ट बिहाइंड, इसका मतलब जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में पसमांडा के द्वारा संबोधन किया जाता है। और मुसलमानों में जो डिप्रेस्ड क्लासें हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या दलित भी इन्हें मान सकते हैं मुस्लिमों में, तो उनको इन्होंने पसमांडा कहा है। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें पसमांडा मुस्लिम्स के नाम पे जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने अपना जो इनके राइट को अपवर्ड करने के लिए, इनके स्टेटस को अपवर्ड करने के लिए इन्होंने एक मुहिम चला रखा है, एक संगठन चला रखा है। और बीजेपी जो लेट गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, उसने भी अभी इनके ऊपर फोकस करना शुरू किया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है जिसमें 80 से 85% तक लोग जो हैं वो पसमांडा टाइप के लोग हैं, मतलब गरीब तबके के लोग हैं या दबाए जाने वाले लोग हैं। तो इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि पसमांडा किस प्रकार से ये ग्रुप बना है, और जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी किस प्रकार की कैटेगरी का जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो हमने अभी पिछले हेडिंग में देखा है कि ये जो पसमांडा वर्ड है वो बेसिकली एक पर्शियन वर्ड है, और इस पर्शियन का वर्ड का जो अर्थ होता है वो वन लेफ्ट बिहाइंड या पिछड़े हुए जो लोग हैं वो, उससे इसका संदर्भ लिया जाता है। पिछड़े हुए लोग इन्हें माना जाता है, और जो डिप्रेस क्लास है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज किया गया इसमें संदर्भ में मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों के इसमें जो पसमांडा मुस्लिम्स होते हैं उसमें इनकी आइडेंटिटी एक जो है वो एक ही बैनर के तले इनको लिया गया है, जिसमें दलित, ट्राइबल मुस्लिम्स और बैकवर्ड क्लास का कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इसमें नहीं किया गया है। हालांकि लेकिन फिर भी जो अभी इस कम्युनिटी को लेकर जो बात की गई है वो मुस्लिमों को लेकर ही की गई है। इसके बाद में अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो पसमांडा मुस्लिम्स का जो नाम है वो सबसे पहले 1998 में इसे
लिया गया था, और अली अनवर अंसारी ने इसका नाम लेकर इससे संबंधित एक ग्रुप जो है वो तैयार किया था, जिसे कि पसमांडा मुस्लिम महज के नाम से पुकारा जाता था उस समय पर। तो ये जो है वो ग्रुप है जिसके नाम से इन जो पसमांडा मुस्लिम्स, जो गरीब तबके के, जो जिन्हें मुसलमान बताया जाता है, उनका जो ग्रुप है वो इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद में मुस्लिम सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसने कई सारे सेवरल स्टेटस, बहुत सारे स्टेटस जो हैं वो मुसलमानों को यहाँ पर दिए हैं। जिस प्रकार से जो हिंदू लॉ है उसमें एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। तो एक ब्रॉड जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदुओं को लेकर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी इसका जो प्लेसमेंट है वो किया गया है, जिसमें कि एसटी ऑर्डर जो है, एसटी एक्ट जो है 1950 का, वो इसमें लागू होता है वो। लेकिन संविधान के तहत जो इसे लागू किया गया था वो सिर्फ एसटी के लोगों, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, उनके ऊपर ही अ, लागू किया गया था। तो इस प्रकार से मुसलमानों में भी जो मुस्लिम सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने तीन कैटेगरी बेसिकली डिवाइड की गई हैं। पहला जो है वो अशरफ इन्हें कहा जाता है, जो कि ऊंचे तबके के लोग होते हैं, जो सम्मानीय लोग होते हैं, उन्हें अशरफ कहा जाता है। इसके बाद में अजलफ्स होते हैं, जो कि बैकवर्ड मुसलमान होते हैं। ये आप इन्हें मिडिल मान सकते हैं, जो मध्यम वर्गीय जिन्हें हम उन्हें इसमें शामिल किया गया है। और तीसरी जो इसमें कैटेगरी बनाई गई है वो अर्जल्स के नाम से बनाई गई है, जिन्हें कि दलित मुस्लिम्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो तीन कैटेगरी हैं वो यहाँ पर इन तीनों कैटेगरी को मुसलमानों के लिए डिफाइन किया गया है। इसके साथ ही जो अशरफ हैं वो इंडिया में आए, जो इनका प्रादुर्भाव माना जाता है वो विदेशी सल्तनत के द्वारा माना जाता है, जिसमें कि अरेबिया, पर्सियन, तुर्की, अफगानिस्तान से जो लोग भारत में आए थे, जिसमें सईद, शेख, मुगल और पठान मुख्य थे, उनके द्वारा इनका जो भारत आगमन बताया जाता है, जो कि ऊंचे तबके के जो अशरफ लोग हैं। इसके अलावा जो अपर कास्ट हैं वो उसमें हिंदुओं के द्वारा जो यहाँ पे चेंज हो गए थे, हिंदुओं से लेकर मुसलमान बन गए थे, जिसमें राजपूत भी थे, गौड़ थे, त्यागी मुस्लिम थे और अन्य लोग भी थे। तो जो वो लोग यहाँ पर जो चेंज हो गए थे मुसलमानों में, उन लोगों का भी जो इनका कम्युनिटी में इनका जो ग्रुप है वो अशरफ के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इसका प्लेसमेंट देखें तो इस ग्रुप का जिस प्रकार से जो मुसलमानों में ये जो डिवाइडेशन किया गया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं है। इसके बावजूद जो शेड्यूल कास्ट को लेकर जो हमारे संविधान में बात की गई है वो ऑर्डर बनाया गया है 1950 का, और एससी के लिए ये जो रूल है वो बनाए गए हैं, और जो स्ट्रिक्टली हिंदू को लेकर ही ये रूल बनाए गए हैं, हिंदुओं पर ही ये लागू होते हैं। बाद में जो मुसलमानों का जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, या दलितों का जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, उसको इसमें कोई सेपरेट प्लेसमेंट नहीं मिला है। लेकिन बाद में 1956 और 1990 में इस रूल को अमेंड करके सिख और बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, और जो सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, इन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। और लेकिन जो दलित हैं वो दलित वर्ड का यूज एससी के इस ऑर्डर में कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रुप इन्होंने बना रखा है, इस ग्रुप के जो लोग हैं वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई लड़ने के साथ में जो है वो अपने समुदाय के लिए, जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उस समुदाय के लिए समान जो राइट हैं उन राइट्स की मांग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो अन्य लोगों को जिस प्रकार से हर चीज़ में एक शेयर मिला हुआ है, इन्हें भी शेयर मिलना चाहिए। वो पॉलिटिकली भी होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन को लेकर भी इनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो एक सेपरेट रिजर्वेशन भी इस समुदाय को मिलना चाहिए। और अगर सेंसस की बात करें तो काफ़ी पुराने सेंसस के हिसाब से इनकी काउंटिंग हुई थी, लेकिन जो इस समुदाय के लोग हैं, जो इनके लीडर हैं, वो लीडर इस बात को कहते हैं कि 80 से 85% के जो मुस्लिम हैं वो टोटल पसमांडा मुस्लिम ही हैं। तो इसलिए जो पॉलिटिकली इसकी इम्पोर्टेंस जाग गई है, और जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने वहाँ पर अभी इन पे फोकस करना शुरू किया है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रुप है वो
किससे संबंधित है, और ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया है जिसमें इस वर्ड का यूज किया है पसमांडा का, उसका क्या अर्थ है और किस प्रकार से इनका डिवाइडेशन कैटेगरी वाइज मुसलमानों में किया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो एक रिवर के बारे में बात की गई है। एक प्रकार की ये रिवर ही इसे मान सकते हैं, या फिर आप एक नाला या छोटी नदी भी इसे मान सकते हैं। उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है कि जो एक काली बहन एक पंजाब में एक रिवर है, इस रिवर का अभी हाल ही में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने वहाँ का पानी पिया था। एक रिलीजियस जो स्टेटस वाली ये नदी है, आपको बता दें कि इसलिए उन्होंने वहाँ का पानी पिया था, और वहाँ का पानी पीने के बाद में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, उन्हें बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो इसको लेकर यहाँ पे बात बताई गई है कि किस प्रकार से वहाँ का जो पानी है, एक पवित्र नदी का जो पानी है वो इस कदर गंदा है कि वहाँ से पानी पीने के बाद में जो है भगवत मान एक मुख्यमंत्री जो हैं वो बीमार हो गए। तो आर्टिकल में देखेंगे कंप्लीट डिस्कशन, जो पंजाब का जो रिलीजन है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से जो इस नदी का जो रिलेशन है वो सिख रिलीजन से है। सबसे पहले देखते हैं कि इस नदी के बारे में जो बेसिक बात है। 165 किलोमीटर लंबी ये नदी है जो कि होशियारपुर से शुरू होती है और 4 डिस्ट्रिक्टों में ये फैली हुई है, जिसका जो सबसे पहला जो कॉन्फ्लुएंस आता है, जो मिलना होता है, वो ब्यास नदी से होता है, सतलज नदी से होता है कपूरथला में। इसके बाद में इसके बैंक पर, इसके बैंक का मतलब आप समझते हैं, इसके किनारे पर लगभग 80 जो गांव हैं वो बसे हुए हैं, और एक दर्जन, आधी दर्जन के हिसाब से आधी दर्जन के लगभग जो छोटे हैं और बड़े शहर बसे हुए हैं। तो इस प्रकार से इस नदी के किनारे पर काफ़ी ज़्यादा बसावट है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसका रिलीजियस जो पुराने ज़माने में जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 80 गांव यहाँ पर बसे हुए हैं, और लगभग 6 लगभग बड़ी सिटी और छोटी सिटी यहाँ पर हैं। 2 नदियां भी यहाँ पर आके मिलती हैं जिसमें कि ब्यास और सतलज भी प्रमुख है। कपूरथला में जो इनका मिलना यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से ये नदी काफ़ी लंबी चौड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर पंजाब में। इस प्रकार से ये जो नदी है वो 165 किलोमीटर लंबी है, और जो कि होशियारपुर से स्टार्ट होती है, ध्यान में रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इसमें जो पानी है, इसकी जो धार्मिक महत्ता होने के बाद में भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलाया जाता है। इसी नदी में आके उसका ड्रेन होता है, इसी वजह से जो इसका पानी है वो काला हो गया है। काले पानी होने की वजह से जो इसका नाम है वो काली बेन पड़ा है, या इसे काली नदी भी कहा जा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल नेम है वो इसका काली बेन ही है। तो ये जो इसका नाम पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है क्योंकि इंडस्ट्रियल पानी जो है वो जो वेस्ट है वो इसके अंदर जाने की वजह से इसका जो कलर है वो काला पड़ गया है। इस और इसके बाद में ही इस स्थिति पैदा होने के बाद में ही इसका जो क्लीनिंग प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शुरू किया गया था। उससे पहले यहाँ पर बहुत लंबी लंबी ग्रास और वीड भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती थी। तो जो कि कभी अगर इसका कंजम्पशन किसी के द्वारा की जाता था तो उसके लिए ये जहरीला सिद्ध होता था। तो इसी प्रकार से इसका जो, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो शुरू किया गया। पंजाब के धर्म के हिसाब से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसमें जो बताया जाता है कि जो सबसे पहले सिखों के जो गुरु थे जिन्होंने की सिख धर्म की नींव डाली थी, गुरु नानक देव, उन्होंने यहाँ पर ही जो एनलाइटमेंट होता है, एनलाइटमेंट का मतलब होता है यहाँ पर ही उन्होंने जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति की थी। और गुरु नानक देव के साथ में यहाँ पर उनकी जो छोटी बहन है, या छोटी या खाली बहन बताएं, छोटी या बड़ी का मुझे अंदाजा नहीं है, उनकी बहन थी जो, जिनका नाम नानकी था। नानकी बेबे नानकी भी यहाँ पर उनके साथ में रहा करती थी। और वो जो दोनों जने जो हैं वो, और भी जो पवित्र लोग इनके साथ में रहते थे, वो काली बहन में ही वहाँ पर स्नान करते थे। इसी वजह से जो उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक माना गया है। और सुल्तानपुर लोधी में ये जगह स्थित है जहाँ पर कि इनका जो एनलाइटमेंट वहाँ पर हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पर हुई थी। तो इसलिए इस नदी को बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक माना जाता है, रिलीजियस माना जाता है।
इसके बाद में जो ये ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें जो पानी है वो एक दिन पानी में वो पानी इसका गायब हो गया था। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में ये यहाँ पर जो पानी है वो वापस से आया था। और पानी वापस आने के बाद में उन्होंने लाने के लिए या उसके बाद में उन्होंने जो कथन कहे थे, जो प्रवचन वहाँ पर कहे थे, उन्हें मूल मंत्र के रूप में जाना जाता है। तो मूल मंत्र जो होते हैं वो कालीबेन नदी के पास में ही दिए गए थे। इसके बाद में देखते हैं इसका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, वो क्लीनिंग का प्रोसेस किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। बाबा बलबीर सिंह सीचीवाल करके एक पर्सन है पंजाब में, वो अभी हाल ही में आपसे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन पूर्व में वो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबर हुआ करते थे। तो उन्होंने जो इसका संज्ञान लिया और देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है, तो उन्होंने खुद ही जो वीड और वहाँ पे जो अनचाहे फूल और ग्रास जो उग जाती हैं उनको हटाना शुरू किया, और सरकार की इसमें कोई भी मदद नहीं ली। तो इस प्रकार से जो अवेयरनेस फैलाने का काम इन्होंने किया वो जनरल पब्लिक को साथ में लेकर किया, और 6 साल तक वो इस प्रकार का कार्य वहाँ पर करते रहे। जो 6 साल हैं उन्होंने सेल्फ कार्य किया, सेल्फ क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर इसको चलाते रहे। उसके बाद में जो उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम, 2006 में उनकी वहाँ पर विजिट हुई थी। और विजिट होने के बाद में उन्होंने जो बाबा बलवीर सिंह का जो एफर्ट था उसे सराहा, उसे उन्हें कहा कि ये आपका बहुत अच्छा कार्य है और इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने इसे क्लीन करने का जो वहाँ पर मूवमेंट है उसे चालू किया, और जो डिस्चार्ज इसमें होता था इंडस्ट्रियल वाटर का, उसे भी रोकने की बात की गई। उसके बाद में आप देखेंगे क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करने के बाद में इस पानी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इस नदी के पानी में, लेकिन अब वो अभी भी इस प्रकार का नहीं हो पाया है कि उसे पिया जा सके, जिसकी वजह से ही जो मुख्यमंत्री थे उनके पानी पीने के बाद में वो बीमार हो गए। इसके बाद में आप सिखिज्म के बाद में हम अगर देखें, जो सिख समुदाय का जो धर्म है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। जो सिख धर्म का जो उद्भव माना जाता है वो साउथ एशिया में माना जाता है, जिसे जिसे कि पंजाब राज्य शुरू में, इसका जो शुरू से नाम इसका पंजाब ही रहा है। और जो वर्तमान में ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब भी है, और जो इंडिया में जो पंजाब है वो तो अलग से है ही। तो इस प्रकार से दोनों जगह पे यहाँ पर फैला हुआ है। और जिस समय ये इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय भारत में हिंदू और इस्लाम दो धर्म ही हुआ करते थे। और जो सिख धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो 1500 ईस्वी से माना जाता है, जब गुरु नानक साहब का जब जन्म हुआ था। और उन्होंने ही हिंदू और जो इस्लाम थे, जो मुसलमान धर्म था, उसके उससे अलग हटके ये जो अपनी टीचिंग्स है, अपने जो कथन है वो उन्होंने दिए, और उन्हें कई लोगों ने माना है। 9 जो सिख गुरु होते हैं उसमें गुरु नानक ने जो है वो सिख फेथ डेवलप किया, और उसके बाद वो कई सेंचुरी तक आगे बढ़ता रहा। सिख धर्म का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मेनली अगर माने तो वो गुरु अर्जन के द्वारा करा गया था। गुरु अर्जन एक मिलिट्री के जैसे, एक मतलब योद्धा के जैसे वो गुरु थे, और फिफ्थ गुरु थे। गुरु इन जो 9 गुरु इनके संप्रदाय में होते हैं, गुरु अर्जन फिफ्थ गुरु थे। गुरु अर्जन ने कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट के लिए अमृतसर में अपनी जो कैपिटल है वो स्थापित करी, और सिख का जो अलग से वहाँ पर जो सिस्टम था उसे वहाँ पर चलाने लगे। इसके बाद में उन्होंने सबसे पहले जो बुक है वो भी वहाँ पर लिखी थी, जिसमें कि सिख धर्म का जो है वो वर्णन उसमें किया गया था, जिसे कि आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसी आदि ग्रंथ के हिसाब से ही जो सिखों के सारे जितने भी रिलीजियस जो उनके इवेंट हैं उनको किया जाता है, आदि ग्रंथ के हिसाब से ही उन्हें करा जाता है। इसके बाद में जो अर्जन के समय पे जो सिख धर्म डेवलप हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट में फैल गया था। और उसके बाद में गुरु अर्जन को है वो एक लड़ाई में 1606 में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में उनके जो छठे गुरु हुए, जिन्हें कि हरगोविंद के नाम से जाना जाता है,
उन्होंने भी इस समुदाय को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया, और समुदाय में जो योद्धा थे, जो लड़ाके थे, उन्हें आगे बढ़ाया, और लड़ाकों को सबसे ज्यादा मात्रा में उन्होंने इसमें शामिल किया। जैसे कि जो उनके समुदाय पर अगर किसी भी प्रकार का राज्य की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए तो भी वो झेल सकें, और अगर बाहरी लोगों के द्वारा अगर ये प्रॉब्लम उत्पन्न की जाए तो भी वो झेल सकें और उसको खत्म कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने अपने समुदाय में हर प्रकार के लोगों को भरना शुरू किया, और मेन जो उनका फोकस था वो अपने आर्मी, सिख आर्मी बनाने पर उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से जो सिख समुदाय था वो काफी ज्यादा प्रचलित होने लगा हरगोविंद, गुरु हरगोविंद के साथ में। इसके बाद में जो मुगल एम्परर औरंगजेब जब का राज जब शुरू हुआ भारत में, तो उन्होंने जो है वो इस्लाम को फैलाने की बात करी, लेकिन इस्लाम उन्होंने इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी वजह से जो है उन्हें बाद में प्रॉब्लम हुई। इसके बाद में औरंगजेब जो नाइन्थ गुरु थे, तेग बहादुर, उन तेग बहादुर की भी हत्या जो है वो औरंगजेब के समय में ही हुई थी। 1675 में ये हत्या की गई थी। तो इसी वजह से जो है वो नाइन्थ गुरु वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद साहब थे। गुरु गोविंद साहब ने भी एक मिलिट्री ग्रुप जो है वो तैयार किया, जिसमें कि मैन और वुमेन दोनों हुआ करते थे। ध्यान में रखिएगा, जो हरगोविंद और अर्जन के साथ समान समय पर जब जो ग्रुप शुरू किया गया था, उस ग्रुप में सिर्फ खाली पुरुष ही होते थे, मैन ही हुआ करते थे। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह ने जो अपना ग्रुप, आर्मी ग्रुप शुरू किया था, उस आर्मी समुदाय में मैन और वुमेन, आदमी और औरत दोनों ज्वाइन हो सकते थे, और उसे खालसा का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना जो है वो 1699 वर्ष इस वर्ष में की गई थी। और इसकी जो इसका जो कारण था इसको बनाने का, वो सिखों का जो समुदाय था उसमें सिखों की भावना को फैलाने का था, और जो सिखों का जो धर्म होता है उसे निभाने का था। इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने एक खंडेरी फूल का भी यहाँ पर निर्माण किया, और जिसमें कि जो कथन है उनके उसमें सारे सम्मिलित हैं। और 5 केस का भी इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया था कि जो नियम है 5 केस का, उन्होंने यहाँ पर नियम दिया था। मुझे पूरे 5 केस तो ध्यान में नहीं है, लेकिन जो खड़ग था, खप्पर था, इस तरीके से वो जो 5 चीजें अपने पास में रखते हैं, उन 5 चीजों को 5 केस कहा जाता था। जो भी खालसा को ज्वाइन करता था और इनके नक्शे कदम पर चलता था, उनको वो 5 केस हैं वो मानने पड़ते थे। तो इस प्रकार से जो सिख समुदाय है वो कंप्लीट, उसके 10 गुरु हुआ करते थे। 10 गुरु, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद में जो नॉर्मल जो एक मनुष्य जो गुरु के रूप में देखा गया था, वो बंदा बहादुर के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने भी जो खालसा धर्म है उसे आगे बढ़ाया था। और खालसा धर्म के जो कई कट्टर अनुयायी हैं, उनके द्वारा खालिस्तान के रूप में पंजाब से अपने जो रीजन है उन्हें सेपरेट करने की बात भी कही गई है। तो खालिस्तान से कई जो संबंधित ग्रुप हैं उन्हें प्रोहिबिट भी किया गया है, उन्हें जो है वो पाबंद भी किया गया है, और इलीगल उन्हें करार दिया गया है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार की एक्टिविटी हैं वो इसमें होती रहती हैं, क्योंकि इन्होंने, इनके जो गुरु थे उन्होंने आम जो अपने अनुयायी थे उनके साथ साथ एक मिलिट्री ग्रुप को भी तैयार किया था। तो इस प्रकार से जो पंजाब के जो सिख धर्म है उसका प्रादुर्भाव हुआ, और उसकी हिस्ट्री से संबंधित जो कंप्लीट डिस्कशन इस आर्टिकल में किया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ समय पहले जो सरकार ने 3 जो फार्म बिल हैं वो लागू किए थे। उन फार्म बिल्स को किसानों के विरोध की वजह से वापस ले लिया गया था, और वापस लेने के बाद में भी जो किसान थे उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो अपना स्टैंड था वो क्लियर रखा था, और कहा था कि मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अगर बात नहीं होगी तो ये जो आंदोलन है वो खत्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद में सरकार ने आश्वासन दिया था कि मिनिमम सपोर्ट को लेकर जो भी उनकी मांगे हैं उनको सुना जाएगा। और इसी संदर्भ में जो सरकार ने अभी हाल ही में एक कमेटी भी बनाई है, वो कमेटी बिल्कुल इसमें रिसर्च करेगी और देखेगी कि किस प्रकार से इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो
आज के इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो होता क्या है और इसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है और किस प्रकार इसका निर्धारण किया जाता है। तो बेसिकली जो एमएसपी होता है जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर क्रॉप्स को परचेज किया जाता है उसकी वैल्यू होती है कि इससे कम पर तो जो परचेज है वो नहीं किया जाएगा। तो इतनी रेट पर किया जाता है वो कैलकुलेशन की जाती है, और ये कैलकुलेशन जो जनरली जो फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है, जो प्राइस रखा जाता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 टाइम्स सरकार देती है। इसका मतलब जो 1.5 टाइम्स का जो फॉर्मूला है उसे गवर्नमेंट यूज़ करती है और उसके बाद में ही एमएसपी का डिसाइड किया जाता है। एमएसपी जो है वो मिनिमम प्राइस है जो सरकार के द्वारा क्रॉप है वो खरीदी जाती है, और इसी वजह से जो जिन क्रॉप्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिनका मार्केट में जो प्राइस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है या किसानों का जो शोषण है वो उसमें किया जाता है, तो उसी की वजह से जो ये परचेज है वो सरकार की तरफ से किया जाता है। सरकार ये परचेज करने के बाद में जो भी उनको धान अवेलेबल होता है, वो जो भी उनको अनाज अवेलेबल होता है उस अनाज को वो अपने जो गोदाम होते हैं उनमें रखती है, और गोदाम में रखने के बाद में जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उस सिस्टम में इसे काम में लिया जाता है और राशन की दुकान पे इसे पहुंचाकर जो गरीब लोगों को जो स्कीम के थ्रू सरकार जो राशन उपलब्ध कराती है उस राशन की भरपाई इस सिस्टम के द्वारा, इस परचेज के द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो सरकार है वो मिनिमम एमएसपी की प्राइस देकर जो किसानों से है वो ये खरीदती है। इसके बाद में एमएसपी से रिलेटेड कई सारे इश्यूज हैं वो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। उन इश्यूज की बात जो है वो किसानों के द्वारा भी की गई थी कि इन जो इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व कीजिए, उसके बाद में ही एमएसपी जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो इसका जो सीमित दायरा है उसको लेकर की जा रही है कि जो एमएसपी है वो सरकार के द्वारा सिर्फ 23 क्रॉप पर ही दी जाती हैं, 23 फसलों पर ही जो एमएसपी है उसे लागू किया जाता है। लेकिन जो सरकार के द्वारा परचेज किया जाता है वो केवल चावल और गेहूं ही परचेज किया जाता है, केवल दो ही परचेज किए जाते हैं। और ये परचेज भी सरकार के द्वारा इसलिए किए जाते हैं ताकि जो एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से किया जा सके, और सरकार के पास में किसी प्रकार की जो अनाज है और जो धान है, चावल और गेहूं जिसमें सम्मिलित है, उनकी कोई कमी नहीं पड़े। तो इस भावना से जो सरकार है वो एमएसपी देकर किसानों से ये परचेज करती है और वो अपना जो पीडीएस सिस्टम है उसे चलाती है। इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो प्रॉब्लम है वो इसमें बताई गई है। शांति कुमार कमेटी में भी इसका जिक्र किया गया था जो कि 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। उसके अनुसार जो एमएसपी है वो एमएसपी सिर्फ 6% लोगों को ही यहाँ पर बेनिफिट दे पाती है, जो कि बहुत कम है। 6% का बेनिफिट ही फार्मर्स को मिल पाता है। इसके बाद में 94% जो फार्मर्स हैं वो एमएसपी के बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं है या किसी प्रकार के जो डार्क साइड पे उन्हें रखा जाता है, अंधेरे में उन्हें रखा जाता है। तो इस प्रकार से 94% जो लोग हैं वो इसका बेनिफिट ले ही नहीं पाते हैं। इसके बाद में जो प्रोक्योरमेंट की जो प्राइस है उस प्राइस को लेकर भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखी जाती है। जो डोमेस्टिक मार्केट है उस डोमेस्टिक मार्केट का और एमएसपी, डोमेस्टिक मार्केट की जो प्राइस है उस प्राइस का और एमएसपी की प्राइस का कोई भी लेना देना नहीं है। इसी वजह से जो उनमें जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। जो मार्केट की जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची रहती है और जो सरकार जो खरीदती है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन प्राइस रहती है, कभी कभी तो एनएफएसए को कंप्लीट करने के लिए। और इस प्रकार से जो एमएसपी है वो प्रॉपर जो लाभ किसान को मिलना चाहिए वो प्रॉपर लाभ किसान नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वीट और पैडी का ही प्रोक्योरमेंट यहाँ पे किया जाता है, जैसा कि आपको पहले बताया। तो इस प्रकार से जो अन्य जो फसलें हैं उनको उगाने के लिए किसान को मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, और जो पूरे देश में ज़्यादातर गेहूं और राइस के ऊपर ही किसानों का फोकस रहता है, क्योंकि ये एमएसपी में इनकी प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा की जाती है। एक तरफ तो जो सरकार ने जो लिस्ट बनाई है वो 23 जो क्रॉप्स हैं उनकी लिस्ट बनाई है, दूसरी ओर जो परचेज किया जाता है वो केवल
इन दोनों का ही किया जाता है। तो इसलिए जो किसानों में जो मोटिवेशन है वो बहुत कम है अन्य क्रॉप्स को पैदा करने के लिए। उनकी पैदावार भी अच्छी हो सकती है और जो उनका प्राइस है वो भी मार्केट में अच्छा मिल सकता है, लेकिन सरकार की इसी परचेज की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद में जो मिडिल मैन को लेकर भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो आड़ती होते हैं, जो कमीशन ब्रोकर होते हैं बीच में, उनके द्वारा भी इस सिस्टम को खराब किया जाता है और जो किसान है उसे कम दाम पर अपनी जो फसल है उसको बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें जो मिडिल मैन होते हैं उनका कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके साथ में जो एपीएमसी के ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा भी कई जो प्रॉब्लम है यहाँ पर खड़ी की जाती है। तो इस प्रकार से किसान जो बेचारा अपनी मुश्किल से उसने जो अ, अपनी फसल उगाई होती है उस फसल को वो बेचने में प्रॉपर प्राइस के साथ में जो उसका लगा है और जो कुछ आवक वो करना चाहता है, कुछ कमाई वो करना चाहता है, वो कमाई तो दूर की बात है, जो उनकी लागत होती है वो भी मुश्किल से मिल पाती है। तो इस प्रकार से ये जो मध्यस्थता वाला जो स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद में जो सीएसीपी ने जो 23 जो क्रॉप डिसाइड किए हैं जिन पर एमएसपी दी जाती है, उन क्रॉप्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें 7 जो सीरियल्स अनाज हैं। इसमें पैडी है, वीट है, मेज है, सोरगम है, पर्ल मिलेट है, बार्ले है और रागी है। तो ये जो 7 हैं वो सीरियल्स हैं। इसके बाद में पल्सेस भी हैं, दालें हैं, ग्राम है, तुर, मूंग, उड़द और लेंटिल। ये जो 5 दालें हैं उन पर भी एमएसपी दी जाती है। ऑयल सीड जो है उनका नंबर 7 है, 7 ऑयल सीड पर दिया जाता है। ग्राउंडनट, रैप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसम, सनफ्लावर, सेफ्लावर और नाइगा सीड। तो इन पे ऊपर जो एमएसपी की प्राइस यहाँ पर दी जाती है। 4 कॉमर्शियल जो यहाँ पर क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर एमएसपी की प्राइस दी जाती है, जिसमें कोपरा है, शुगर केन है, कॉटन है और रॉ जूट है। ये जो खेती है 4 कॉमर्शियल इसमें क्रॉप्स है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस लिस्ट में से आपसे कि जो निम्न में से कौन सी जो फसल है वो कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो लिस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो क्या है उसके बारे में हमने पहले ही आपको डिस्कस किया है और पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत इस परचेज को यूज में लिया जाता है। तो जो आप एक ट्रेंड अगर इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो राइस है उसकी परचेज लगभग 43% की जाती है। उसके बाद में वीट की परचेज जो है वो की जाती है और पल्सेस की बहुत कम परचेज की जाती है। कोर्स ग्रेन की तो परचेज ना के बराबर है, 1% है। तो सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे यहाँ पर चावल की परचेज की जाती है। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर गेहूं की परचेज की जाती है। तो ये जो है वो ही पीडीएस सिस्टम में इम्पोर्टेंट है और इन्हीं का परचेज किया जाता है। इसके बाद में जो एमएसपी की प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट की जो ये प्राइस है, इस प्राइस को डिसाइड करने के लिए जो संस्था वर्क करती है उसे सीएसीपी के नाम से जाना जाता है। सीएसीपी ही जो है वो एमएसपी के लिए सजेशन देती है और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है। सीएसीपी ने ये काफ़ी बार कहा है कि जो एमएसपी है उस एमएसपी की प्राइस में इन तीनों कॉस्ट को इंक्लूड किया जाना चाहिए। A2FL और C2 कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। A2 कॉस्ट क्या होती है? A2 का मतलब होता है कि जो आउट ऑफ द पॉकेट जो भी जितना भी एक्सपेंस फार्मर का हुआ होता है, जिसमें कि फसल के अलावा फर्टिलाइजर होते हैं, फ्यूल होते हैं, मशीन होते हैं, इरिगेशन पर खर्चा होता है, जो खेत है उन्हें जोतना पड़ता है, जोतने के लिए ट्रैक्टर भी लाना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। तो वो आउट ऑफ द पॉकेट जो खर्चा होता है उस खर्चे को A2 में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में जो A2+FL होता है उसमें FL जो है वो फील्ड लेबर जो होती है, अनपेड फील्ड लेबर जो है उसको इसमें काउंट किया जाता है, जिसमें कि फैमिली के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो इंक्लूड होता है। और इसके साथ में कोई अगर अनपेड के साथ में कोई पेड भी है तो उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। पेड लेबर भी इसे में आ सकती है। इसके बाद में C2 जो है ये मेन इसमें कैलकुलेशन में जो क्राइटेरिया है वो है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो प्रोडक्शन है उसकी ली जाती है। प्रोडक्शन के लिए जो टोटल जो कॉस्ट कितना आया है उस कॉस्ट को इसमें कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि A2+FL भी इंक्लूड इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से जो C2 है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की,
और अभी तक जो सरकार के द्वारा एमएसपी डिसाइड की जाती है वो बेसिकली इसी प्राइस पर की जाती है। तो इसलिए जो सीएसीपी ने रिकमेंडेशन किया है कि इन तीनों को जोड़कर ही जो एमएसपी है वो डिसाइड की जानी चाहिए। और इसके बाद में जो बेंचमार्क है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो सीएसीपी के द्वारा काफ़ी बार सरकार को दी गई है, लेकिन सरकार ने जो इस पॉलिसी को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और C2 के बेस पर ही जो एमएसपी की जो रेट है वो अभी डिसाइड की जाती है। लेकिन एमएसपी की रेट तो सरकार के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है, लेकिन सरकार कभी भी किसी भी फार्मर पर कोई पाबंदी इस प्रकार की नहीं रखता है कि वो जो उसका भी जो भी प्रोड्यूस है वो सरकार को ही वहाँ पर बेचे। अगर उसे लगता है कि बाहर अगर मार्केट में उसे एमएसपी से भी ज़्यादा प्राइस मिलता है, जो कि ना के बराबर ही ऐसा सिनेरियो होता है, कभी देखने को मिले कि एमएसपी से भी ज़्यादा बाहर कोई प्राइस मिल रहा हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और फार्मर को अगर मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, तो फार्मर फ्री है, आज़ाद है, और मार्केट में वो अपना जो उसका जो उत्पादन है उसे वहाँ पर बेच सकता है, और एमएसपी पर भी बेच सकता है बाहर अगर बेचना चाहे तो। और उसके बाद में अगर ज़्यादा प्राइस पर बेच रहा है, बिक रहा है, तो ज़्यादा प्राइस पर भी बेच सकता है। तो इस प्रकार से जो एमएसपी है वो एक किसान के लिए एडवांटेज है, और ये बाउंडेशन ये नहीं है कि एमएसपी पर ही उसे बाहर जो है अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो सीएसीपी है वो इन सारी कॉस्ट को मिलाकर जो एमएसपी की जो प्राइस है उसे डिसाइड करती है। इसके बाद में जो फार्मूला अभी सरकार के द्वारा जो कमेटी के रिकमेंडेशन पर फार्मूला यूज़ किया जा रहा है, वो फार्मूला यही यूज़ किया जा रहा है, उसमें C2 जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर ली जाती है कंप्लीट, और प्रोडक्शन कॉस्ट का 50% यहाँ पर और लिया जाता है। इसका मतलब एक बार प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद में जो है वो आधी प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर ली जाती है। जैसे अगर मान लीजिए 1 किलो गेहूं की अगर बात करें, एक अंदाजा है यहाँ पर, 100 रुपये प्राइस नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 100 रुपये अगर मान लीजिए किसी की किसी भी उसकी प्राइस है, और यहाँ पर इसे C2 हम मान लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ये है। तो इसके बाद में 50% ऑफ C2 का लेंगे तो 50% C2 का यहाँ पर लेंगे, तो टोटल जो एमएसपी हो जाएगी वो 150 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये पहला फार्मूला है इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद में एक दूसरा फार्मूला भी अभी यूज़ किया है, जिसमें कि A2 और FL की जो कॉस्ट है उसको 1.5 गुना करके एमएसपी डिसाइड की जाती है। A2 क्या A2 की जो कॉस्ट है वो हमने बताई थी आपको। A2 होती है जो आउट ऑफ द पॉकेट जो खर्चा फार्मर का होता है, उसमें आउट ऑफ द पॉकेट जो खर्चा हो रहा है उसको यहाँ पर A2 कहा जाता है। और जो FL है वो फील्ड लेबर की यहाँ पर कॉस्ट जो आ रही है, जो भी पेड भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अनपेड मोड में काम करते हैं। तो A2 और FL का जो कॉस्टिंग है उसका उसको यहाँ पर मिला के 1.5 गुना करके यहाँ पर एमएसपी की रेट डिसाइड की जाती है। तो अगर एमएसपी बढ़ा के अगर सरकार को जब देनी होती है तो वो इस फॉर्मूले का यूज़ करती है, और जब रेगुलर एमएसपी रखनी होती है तो इस फॉर्मूले का यूज़ आजकल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो एमएसपी है वो डिसाइड की जाती है। जो फार्मर्स जो हैं, जो जिन्होंने अभी आंदोलन किया था, आंदोलन करने वाले जो फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स के द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि 1.5% सॉरी जो 1.5 गुना जो एमएसपी लिया जा रहा है A2 और FL, उसकी जगह इसे C2 से रिप्लेस कर दिया जाए। C2 जो है वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 1.5 गुना हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो 1.5 टाइम्स ऑफ C2 यहाँ पर हो गया एमएसपी। ये डिमांड की जा रही है, जो आंदोलन जिन्होंने किया था अभी किसानों ने, उन किसानों के द्वारा ये जो डिमांड है वो की जा रही है, और कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें एमएसपी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। सीएसीपी ने भी ये कहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है उसे इंक्लूड करना चाहिए, ताकि किसान को जो अपने उत्पादन है उस उत्पादन का प्रॉपर पैसा मिल पाए, साथ ही कुछ लाभ भी उसके हाथ आए। तो इस प्रकार से जो सीएसीपी है वो C2 और A2 FL तीनों को मिलाकर भी जो है वो एमएसपी डिसाइड करना चाहती है, लेकिन इस प्रोसेस पे भी अभी काम नहीं हो रहा है। और A2 और FL और C2 का जो फार्मूला है उसे बेंचमार्क
बनाना चाहती है, लेकिन जो है वो इन दोनों जनरल फार्मूलेस पर ही अभी एमएसपी का डिसाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मिनिमम सपोर्ट को लेकर किस प्रकार से मांगे हैं वो उठाई जा रही हैं, और किस प्रकार से किस संस्था के द्वारा जो एमएसपी का निर्धारण है वो किया जाता है, उसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की है। फॉर्मूले से लेकर एक एक बात एमएसपी से लेकर रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में संसद में जो मानसून सेशन है वो शुरू हुआ है, और मानसून सेशन में जो अभी इंडिया एंटार्क्टिक बिल को लेकर वहाँ पर पेशकश की गई है, और इस बिल को वहाँ पर पास किया गया है। तो इस बिल के बारे में इस आर्टिकल में डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि अंटार्कटिका से संबंधित जो भारत का वहाँ पर क्या क्या साइंटिफिक जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो कंप्लीट डिस्कशन इसमें करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस बिल में क्या विशेष जो बात है वो जोड़ी गई है, और इसमें कहा गया है कि जो भी कोई भी पर्सन, जो भी वेसल का मतलब जो जहाज होते हैं, जहाज है, एयरक्राफ्ट है, वो इंडियन एक्सपीडिशन, जो इंडियन जो वहाँ पर प्रोसेस चलाया जाता है, वो इस उस एक्सपीडिशन की जो परमिट है वो इस बिल के थ्रू दी जाएगी, जिसमें कि 2022 का ये जो बिल अभी जारी किया गया है, इसमें कॉन्टिनेंट जो अंटार्कटिका का है उसमें किसी भी आइस शेल के पास में किसी भी प्रकार का जो प्रोसेस है वो करने की परमिशन है। और इसमें जो सभी जो आइलैंड हैं जो इसमें सम्मिलित हैं कॉन्टिनेंट में, उस कॉन्टिनेंट के सभी जो सम्मिलित आइलैंड हैं उनके ऊपर, और जो साउथ से जो 60 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड होता है जहाँ पर ये सब रिसर्च का जो वर्क है वो करने का परमिशन दिया जाता है, उसके ऊपर इसको किया जाएगा। तो उसके ऊपर जो है वो ये लागू होता है, और इस प्रकार से जो इंडियन अंटार्कटिका जो बिल है उसे भी जारी किया गया है। इस बिल को कंप्लीट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए और इसके नियमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, और ये कमेटी देखेगी कि किस प्रकार से सरकार के नियम जो हैं उनका, और जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित जो नियम हैं उनका किस प्रकार से वहाँ पालन हो रहा है, और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी इस कमेटी के द्वारा की जाएगी। इस कमेटी में जो टोटल 10 मेंबर होने की यहाँ पर बात की गई है, और एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उनके सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे। तो जो हेड होंगे वो ध्यान में रखिएगा, इस कमेटी के जो हेड हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी होंगे, और जो 10 मेंबर हैं जिनकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होगी उनको यहाँ पर मेंबर रखा जाएगा, जिसमें कि अदर मिनिस्ट्रीज के लोग होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, डिफेंस के होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स के होंगे, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है उसके यहाँ पर मेंबर होंगे। इस प्रकार से जो इन अलग अलग मेंबर्स को यहाँ पर इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। ये कमेटी वर्क क्या करेगी? कमेटी सबसे पहले तो जो परमिशन है वहाँ पर वर्क करने की, किन पार्टीज को परमिशन देनी है, कैसे परमिशन देनी है, नहीं देनी है, उसको यहाँ पर फॉलो करेगी। उसके बाद में परमिशन देने के बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर कंप्लायंस का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी नियम इस बिल में दिए गए हैं या सरकार के द्वारा जो भी नियम बताए जाएंगे उन नियमों का पालन वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको यहाँ पर देखने का काम इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में जो परमिशन लेने के बाद में जो पार्टीज अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो इस प्रकार का कार्य वहाँ पर किए करेगी, कमेटी ये भी देखेगी कि जो पार्टी वहाँ पर कार्य कर रही है, जो भी लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वो अंटार्कटिका से संबंधित जितने भी ट्रीटीज हैं, समझौते हैं, कन्वेंशन हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज़ को देखने का कार्य भी कमेटी का होगा। इसके अलावा जो फीस का जो नेगोशिएशन है, अंटार्कटिका पर अपनी एक्टिविटीज चलाने के लिए जो भी फीस ली जाएगी उसकी जो नेगोशिएशन का कार्य भी इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कंप्लीट वर्क है वो उस कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा, और ये कमेटी जो है वो इन सब कार्यों को भी सुनिश्चित करेगी, और जो अन्य कार्य जो इससे संबंधित हैं जिसमें अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट वगैरह देखना, सब चीज़ें सम्मिलित हैं, उनको भी जो है इस कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद में जो कमेटी की जो परमिट है वो परमिट देने के लिए, परमिशन देने के लिए
प्रोटोकॉल्स का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके बाद में अन्य चीज़ें भी जो है उनको भी कमेटी के द्वारा ऑथराइजेशन जो है वो रिटर्न में देना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले जो कोई भी इंडियन एक्सपीडिशन जो अंटार्कटिका में चल रहा है उसकी देखभाल का कार्य करना पड़ेगा, और जो पर्सन है वो वहाँ पर इंडियन स्टेशन पे किस प्रकार से जाएंगे, किस प्रकार से उनको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, इसका कार्य भी कमेटी को करना है। उसके बाद में कोई भी वहाँ पर जहाज और एयरक्राफ्ट वहाँ पर पहुँचाना है वो कैसे वहाँ पर पहुँचेगा, इसका काम देखना है। किसी भी पर्सन वेल को वहाँ पर जो ड्रिल करने का जो प्रोसेस है, उस ड्रिल करने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें वहाँ पर निकलेंगी, जैसे मिनरल्स अगर निकलते हैं तो उनके सैंपल लेना, जो मिनरल रिसोर्स हैं उनकी पुष्टि वहाँ पर करना। इसके बाद में जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि वहाँ पर स्पेसीज को, वहाँ पर जो स्पेसीज रहती हैं अंटार्कटिका में, पोलर स्पेसीज जितनी भी हैं, उन जानवरों को वहाँ पर प्रोटेक्ट करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाएगा। जाति जो वेस्ट डिस्पोजल वहाँ पर निकलेगा, जो वेस्ट वहाँ पर निकलेगा उस वेस्ट का प्रॉपर जो डिस्पोजल करने का कार्य भी किस प्रकार से किया जा रहा है, उस पर निगरानी रखने का कार्य भी इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो कमेटी है उसका फॉर्मेशन ही इस बिल में सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस कमेटी के द्वारा ही इस बिल में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गाइडलाइन दी गई हैं, उन गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा और करवाने का काम भी इस कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा जब परमिट दी जाएगी तो परमिट देने से पहले जो एप्लीकेंट है, जो भी वहाँ पर किसी भी प्रकार के रिसर्च वर्क को करने के लिए या किसी और प्रकार की फाइंडिंग के लिए अगर वहाँ पर कार्य करना चाहता है तो उसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा करना होगा, जिसे EIA हम कहते हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है एनवायरनमेंट को किस प्रकार से वहाँ पर बनाए रखा जाएगा अपनी एक्टिविटीज़ से, और जो परमिट वहाँ पर दी जाएगी उसमें वेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वहाँ पर परमिशन दी जाएगी। इस बिल में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन कई सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है, और वो एक्टिविटीज़ अगर वहाँ पर होती हैं तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान भी जो है वो वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर जो पेनल्टी भी वहाँ पर उनको लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर डिस्पोजल का काम है, उसका यहाँ पर मनाही किया गया है कि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर डिस्पोजल का काम आप वहाँ पर नहीं करेंगे, और रेडियो एक्टिव वेस्ट जिससे जनरेट होता हो ऐसा कोई भी प्रोसेस वहाँ पर आप नहीं चला सकते जिससे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट वहाँ पर जनरेट होता हो, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और काफ़ी सारी चीज़ें। इसके बाद में जो वहाँ पर नॉन स्टेराइल सॉइल को भी आप नहीं ले जा सकते, बाहर से किसी भी प्रकार की मिट्टी को वहाँ ले जाना, वहाँ ले जाकर उसमें मिक्स करना और देखना कि किस प्रकार का कार्य होता है, वो भी आप वहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी गार्बेज हैं, जितना भी वेस्ट है प्लास्टिक से संबंधित और अन्य जो संबंधित है, वो सी में आप उसको नहीं मिला सकते, और जो मरीन एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर उसको हार्मफुल करे, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से जो इस बिल में प्रावधान किए गए हैं उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए परमिशन तो दी जा रही है, परमिशन देने के साथ में भी ऐसी व्यवस्था भी वहाँ पर की जा रही है जिससे कि जो वहाँ पर जितना भी एनवायरनमेंट है, मरीन एनवायरनमेंट है या पोलर एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इन नियमों को उल्लंघन करने वालों के लिए जो पेनल्टी है उसका प्रावधान भी इस बिल में किया गया है, जिसमें कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वहाँ पर अगर करता है तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए 20 साल की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बहुत ही ज़्यादा जो नंबर है यहाँ पर तय किया गया है, और बहुत ही कठिन जो है उसको वहाँ पर कठोर कारावास की वहाँ पर सज़ा भी हो सकती है, और 50 करोड़ तक का फाइन यहाँ पर लगाया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ड्रिलिंग के बाद में जो भी मिनरल रिसोर्स वहाँ पर मिलेंगे और जो भी नॉन नेटिव जो एनिमल हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे, और प्लांट्स जो अंटार्कटिका में वहाँ पर होंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की परमिशन के बिना उन्हें वहाँ पर ले जाना या वहाँ से लेकर आना पनिशेबल होगा, और उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सज़ा का प्रावधान उसमें जो किया है उसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है,
और 7 साल की सजा के साथ में जो 10 से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर दोनों चीज़ों को लेकर ही जो एस्टेब्लिशमेंट है सजा को लेकर, पेनल्टीज को लेकर, वो इस बिल में किया गया है ताकि जो इस प्रकार की जो बातें हैं वो नहीं हो पाए। तो इस इन चीज़ों का भी इस बिल में ख्याल किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो एक ड्राफ्ट को लेकर जो भी विशेष था, वो उनका डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब बात करते हैं कि जो भारत का पहले से जो अंटार्कटिका में रिसर्च चल रहा है, उस रिसर्च में क्या क्या अभी तक हमने उपलब्धियां वहां पर हासिल की हैं और कौन कौन से रिसर्च स्टेशन जो हैं वो अभी अंटार्कटिका में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशन है उनकी बात करें तो मैत्री और भारती, ये जो दो नाम के जो रिसर्च स्टेशन है वो अभी वहाँ पर कार्य करते हैं। जिसमें कि जो भारती है, इसको अभी वहाँ पर डेवलप किया गया है वर्ष 2013 में, मार्च 2013 में इसे वहाँ पर डेवलप किया गया है। और सॉरी, ये जो नया है वो नया रिसर्च स्टेशन वहाँ पर स्थापित किया गया है। जो मैत्री है वो पुराना रिसर्च स्टेशन है और 1989 में जो वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, 1989 में मैत्री को स्थापित किया गया था। और जो भारतीय है उसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। तो इस प्रकार से जो इन दोनों स्टेशन से भी वही सारे कार्य किए जाते हैं जो एटमॉस्फेयर से संबंधित होते हैं, बायोलॉजिकली संबंधित हैं, जियोलॉजी से संबंधित है और इकोलॉजी से संबंधित है। सारे साइंस से संबंधित जो यहाँ पर वर्क हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं और उनसे ऑब्जर्वेशन के जरिए वहाँ पर स्टडी की जाती है और न्यू रिसर्च को फाउंड किया जाता है। तो इस प्रकार से दो जो रिसर्च स्टेशन है वो वहाँ पर भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अंटार्कटिका में जो साइंटिफिक स्टडी और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो कॉन्टिनेंटल के पार्ट पर किया जाता है और आइस का जो शेल्फ है उसके ऊपर वहाँ पर रिसर्च किया जाता है। जो समर के समय में जो वहाँ पर रिसर्च होता है उसमें मैत्री और भारती दोनों ऑन बोर्ड रहते हैं और जो वहाँ पर चार्टेड वेसल हायर किया जाता है उन्हें जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल वहाँ पर उसके द्वारा वहाँ पर लिया जाता है। जो चार्टेड वेसल होता है वो उसके द्वारा वहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट के संबंधित जो भी मटेरियल होता है वो वहाँ पर पहुंचाया जाता है। इसके बाद में जो एक आइस ब्रेकर शिप है वो कार्गो के साथ में भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जो कि भारतीय जो स्टेशन है वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि लसरमान हिल पर उपस्थित है। तो इस हिल का नाम याद रखिएगा, जो लसरमान हिल का नाम यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले जो ये चार्टेड वेसल है उसको ट्रांसपोर्टिंग और आदमियों को लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता था। वो मैत्री पर एक स्टेशन अवेलेबल था, उस स्टेशन के द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी भारती पर भी इसे जो है वो डेवलप। अंटार्कटिका ट्रीटी होने के बाद से वो अंटार्कटिका ट्रीटी एकमात्र ऐसा एक समझौता यहाँ पर बना हुआ है। इस समझौता की वजह से जो होल कॉन्टिनेंट है वो इस समझौते पर चलाया जाता है और काफ़ी सारे देशों के द्वारा इस जो समझौते को माना भी जाता है। तो ये फाउंडेशन है यहाँ पर रूल बेस जो किया गया है इंटरनेशनल ऑर्डर के रूप में। और यहाँ पर जो परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, इसी वजह से इसी प्रकार के रूल की यहाँ पर जरूरत पड़ी है और हर देश को यहाँ पर अपना शोध कार्य चलाने के लिए परमिशन जो है इस ट्रीटी के तहत दी गई है। तो अंटार्कटिका की जो ट्रीटी है उसके बारे में बात करें तो 12 देशों के द्वारा 1 दिसंबर 1959 को इसे चालू किया गया था। और उस समय जो 12 देश हैं उन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जो कार्य करने की, जो साइंटिफिक रिसर्च करने की परमिशन इसमें दी गई थी। उस समय सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करने की वहाँ पे परमिशन दी गई थी। इन 12 देशों में आप देखेंगे उस समय अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो कि रशिया उस टाइम पे हुआ करता था, और यूके और यूएस, ये सारे जो 12 देश हैं वो वहाँ पर इसमें ट्रीटी के जब इसको जब इसको शुरू किया गया तो शुरू करते समय ये 12 देश उसमें शामिल थे। इसके बाद में 1961 में ये प्रभावी रूप से लागू हो पाई है ये ट्रीटी। और
उसमें जो लैंड और आइस शेल्फ है उसमें आपको पहले भी बताया कि 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ जो है, 60 डिग्री दक्षिण है, उसके एल्टीट्यूड पे यहाँ पर वर्क किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डिग्री एल्टीट्यूड पर जो वर्किंग है वहाँ पर अंटार्कटिका में, परमिशन उसकी दे रखी है आप। और इसके अलावा हाल ही में एक आइसबर्ग जिसका नाम A76 है, उस वो वहाँ पर जो आइस शेल्फ है उससे खिसक गया था। एक बहुत बड़ा जो टुकड़ा है बर्फ का, वो वहां से टूट गया, और टूटने के बाद में वेडल जो सी है अंटार्कटिका में, उसमें जाकर मिल गया था। इस वजह से जो पानी का स्तर है वो काफी ज्यादा ऊपर आ गया था। तो उसको लेकर इसमें यहाँ पर चिंता जताई गई थी कि इससे लेकर जो काफी अलग प्रॉब्लम है वो खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद में भी जो कई वाकया भी ऐसे हुए हैं जब अंटार्कटिका में जो इनकी जो बर्फ की शेल है, वो शेल पे कई बार दरारें भी देखी गई हैं। कई बार जो टुकड़े हैं वो वहाँ पर काफी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भी टूट कर जो है वो समुद्र में मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं भी वहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। तो करंटली अगर वर्तमान की बात करें तो अंटार्कटिका जो ट्रीटी है वो 54 देशों के द्वारा मानी जाती है। और इंडिया जो है वो इसका मेंबर 1983 में बना था। 1983 में जो भारत है इसका मेंबर बन गया था। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रूनोस एरीज अर्जेंटीना में उपस्थित है। और यहीं से इसकी जो सारी गतिविधियां हैं वो चलाई जाती हैं। तो इस ट्रीटी की शुरुआत जो है वो किस वजह से की गई थी, उनके प्रोविजंस के बारे में यहाँ देखते हैं कि फ्रीडम और साइंटिफिक रिसर्च की वजह से वहाँ पर इस ट्रीटी को लगाया गया था। इसके बाद में जो पीसफुल पर्पसेज हैं, जैसे कि मिनरल हैं, जो नई प्रजातियां हैं उनको फाउंड करना। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो वहाँ पर पोलर एनवायरनमेंट में रहती हैं, तो वो किस वजह से रहती हैं, क्या उनके अंदर विशेषता होती हैं, उन सबको देखने के लिए इसमें प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद में मिलिट्री एक्टिविटीज़, न्यूक्लियर टेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनका प्रोहिबिशन वहाँ पर किया गया है कि इस प्रकार का यहाँ पर जो अनैतिक कार्य है वो नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर एकदम शुद्ध वातावरण वहाँ पर अवेलेबल है, और शुद्ध वातावरण को दूषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद में टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है उसको बनाए रखने के लिए भी इस प्रकार की जो ट्रीटी है उसे किया गया है, ताकि जो वहाँ पर किसी एक जो राज्य है उसका वहाँ पर अधिकार नहीं हो सके, और इस प्रकार के रिसोर्स का जो उपयोग है वो देश दुनिया के हर देश को करने का मौका मिल पाए। इसके बाद में जो डिस्प्यूट हैं, दो देशों के बीच में टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि इस कॉन्टिनेंट के पास में वैसे तो चारों तरफ पानी ही है, लेकिन फिर भी उसके आसपास के जो देश हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो हमारी टेरिटरी में आता है और हम यहाँ पर आपको वर्क नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार का जो कार्य है उनके द्वारा किया जाता है, और डिस्टर्ब करने की बात का यहाँ पर उनका इरादा रहता है इस ट्रीटी को। तो इस उनका जो रिजोल्यूशन है, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो इस ट्रीटी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोविज़न है उसमें दिखाए गए हैं। आप मैप में अगर अंटार्कटिका की पोजीशन आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये ईस्ट अंटार्कटिका है। ये जो साउथ पोल अर्थ का है, अर्थ ऐसे ऊपर है, ये नीचे का हिस्सा है। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट साउथ पोल यहाँ पर है। साउथ पोल के बाद में ये वेस्ट अंटार्कटिका है, क्योंकि ये वेस्ट साइड में है। और इसके बाद में ये ईस्ट अंटार्कटिका है, ईस्ट साइड में होने की वजह से। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आइस शेल्फ की बात है, रैनी आइस शेल्फ से टूटकर एक A76 जो टुकड़ा हमने बताया था कि टूट के गिर गया था, वो वेडल सी यहाँ पर है। और इसमें ही वो जाकर मिल गया था। रेनिस आइस शेल्फ जो है वो इस एरिया को कहा जाता है। ये पूरा बर्फ का एक बहुत बड़ी मोटी परत है, और इसको यहाँ पर आइस शेल्फ कहा जाता है। वैसे तो बेसिकली ये पूरा ही आइस ही है। तो इस वजह से जो है इसकी स्थिति यहाँ पर देखी गई है। और यहाँ पर चारों ओर आसपास में इसके समुद्र ही है, पानी ही अवेलेबल है। और इसी वजह से जो यहाँ पर इस ट्रीटी को लाया गया है, ताकि जो हर देश है वो यहाँ पर वर्क कर सके। तो अंटार्कटिका जो बिल है वो हाल ही में पास किया गया है, उसको लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनका हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है।
और साथ ही अंटार्कटिका से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनका भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज के स्टैटिक पोर्शन में जो हम डिस्कशन करेंगे वो कथक नृत्य को लेकर करेंगे। कथक नृत्य में क्या विशेषता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार से इसका ओरिजिन हुआ है, उसको लेकर कंप्लीट डिस्कशन इस आर्टिकल में करेंगे। तो इस जो डांस फॉर्म है उसका जो उद्भव है वो रासलीला ब्रजभूमि से माना जाता है, और ब्रजभूमि में इसका उद्भव होने की वजह से इसका जो नाम है वो कथक रखा गया है। और ये कथक जो मेनली जो डांस माना जाता है वो उत्तर प्रदेश का माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। कथक का जो नाम है वो इसको कथ कथिका से इसको उत्पन्न माना जाता है। कथिका से हमारा मतलब है कि जो स्टोरी टेलर होते हैं, जो कहानियां जो सुनाते हैं, कहानियां सुनाने वाले जो होते हैं उन्हें कथिकाएं कहा जाता था। और जो कथिका से ही ये कथक शब्द का जो डांस फॉर्म है वो निकल के आया है। तो इसका नाम इसी वजह से रखा गया। मुगल के समय में जब हमारे देश में मुगलों का राज था उस समय पे जो इस जो डांस फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर लिया गया था, और अपने जो उनका जो शौक था उस शौक को पूरा करने के लिए इस नृत्य को किया जाता था, और सिर्फ राज दरबार तक ही ये जो नृत्य है वो सीमित हो गया था। इस नृत्य में जो पर्सियन जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनका उपयोग किया जाता है, और जो डांसिंग स्टाइल्स हैं वो भी काफ़ी सारी जो पर्सियन है, पारसी जो स्टाइल्स हैं उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से जो कथक है उसके कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। और उन विशेषताओं में जो घराने हैं, जो चार घराने यहाँ पर फेमस हैं, उन चार घरानों के हिसाब से इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग इसमें उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले लखनऊ राजघराने की अगर बात करें तो इसमें जो ये जो नृत्य है उसका जो पीक था वो नवाब वाजिद अली खान के समय पे आया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंस एक्सप्रेशन और ग्रेस की सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ग्रेसफुली बहुत ही एकदम नवाब के तरीके से, नवाबों के तरीके से इसे किया जाता है, और इसमें जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद में जो दूसरा राजघराना आता है वो जयपुर का आता है। जयपुर में भानु जी के समय पे इसे सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि है वो मिली थी, और इसमें फ्लुएंसी, स्पीड और लॉन्ग रिदमिक पैटर्न पर इसे यहाँ पर चलाया जाता है। इसका मतलब ये जो डांस होता है, ये जो जयपुर राजघराने का जो डांस है उसमें बहुत ही रिदमिक तरीके से और फास्ट इसमें डांस किया जाता है, और जो भी इसमें स्टेप्स होते हैं उनकी स्पीड अच्छी खासी रहती है, और फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद में तीसरा राजघराना आता है जिसे रायगढ़ के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ के जो राजा चंद्राधर सिंह थे उनके द्वारा इस जो नृत्य को निखारा गया था, उन्हें इस नृत्य को उनके द्वारा बढ़ाया गया था। और इसमें जो है वो म्यूजिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें म्यूजिक जो रायगढ़ का जो घराना है उसके अकॉर्डिंग जो कथक वहाँ पे यूज़ किया जाता है उसमें म्यूजिक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा जो चौथा राजघराना है वो बनारस का राजघराना है, जिसमें कि जानकी प्रसाद के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। जानकी प्रसाद के द्वारा जो कथक डेवलप किया गया था उसमें फ्लोर वर्क का और जो सिमेट्री है उसका ज़्यादा यूज़ किया गया था। फ्लोर वर्क और सिमेट्री का इसमें ज़्यादा यूज़ किया गया था, और फ्लोर पर देखकर ही इस डांस को ज़्यादा किया जाता है जो बनारस राजघराने डांस है। तो इस प्रकार से जो चार घराने हैं वो उन चार घरानों में यहाँ पर इस डांस को किया जाता है। उसके बाद में हम अगर बात करें जो कथक डांस है, जो कथक का मेन जो डांस है जिसके बाद वजह से इसकी रिलीजियस जो इम्पोर्टेंस है वो है, उसमें इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। उसमें सबसे पहले जो आनंद है, इस आनंद का पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है शुरू में। इस पार्ट को जब डांस शुरू होता है तो इस पार्ट को किया जाता है, और इस समय पे डांसर्स जो होते हैं वो स्टेज पर आते हैं, तो उस पोर्शन को जो है वो आनंद के नाम से बोला जाता है। इसके बाद में ठाट होता है। ठाट में जो अलग अलग प्रकार की जो सॉफ्ट और मूवमेंट होती हैं, अलग अलग प्रकार की उन मूवमेंट्स को इसमें परफॉर्म किया जाता है, तो उस पोर्शन को जो है वो ठाट के नाम से पुकारा जाता है।
इसके बाद में टोडस और टुकदास होते हैं, जो कि रिदम का एक पार्ट होते हैं, जो एक पोर्शन होते हैं डांस का बीच में जिसमें कि रिदम इंक्लूड होती है। इसके बाद में जुगलबंदी का कार्य यहाँ पर किया जाता है। जुगलबंदी इसका जो होता है वो मेन अट्रैक्शन होता है। इसमें जो भी जैसे आपस में जो भी डांस कर रहे होते हैं उनके बीच में जुगलबंदी की जाती है, और एक कंपटीशन की तरह जो है वो इसे जो डांसर जो डिफरेंट डांसर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से जुगलबंदी जो इसका जो पार्ट है ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और सबसे ज़्यादा मेन जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो पार्ट है वो भी जुगलबंदी का ही माना जाता है। इसके बाद में जो पढ़त होता है, पढ़त भी इसका पार्ट माना जाता है। ये एक स्पेशल फीचर होता है जिसमें कि जो डेमोस्ट्रेशन है वो किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार की जो मान लीजिए इसमें कोई भी स्टोरी अगर कही जा रही है तो स्टोरी का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो इसी पोर्शन में किया जाता है। इसके बाद में तराना होता है जो कि तिलाना के समान ही होता है। इसमें जो रिदमिक जो मूवमेंट होती है उसको इसमें परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में जो करामल्या है, वो करामल्या है उसमें भी इस प्रकार का जो इंट्रिकेट होता है और फास्ट फुटवर्क उसमें काम में लिया जाता है, जैसा कि जयपुर जो घराना है उसकी डांस फॉर्म में किया जाता है। तो वहाँ पर जो करामल्या जो है वो इसका परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में जो गत भाव होता है, वो गत भाव में म्यूजिक और चैंटिंग की जाती है। म्यूजिक और चैंटिंग इसमें परफॉर्म किया जाता है, और डिफरेंट जो मेथोलॉजिकल एपिसोड्स होते हैं उन्हें दिखाने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और मेथोलॉजिकल जो एपिसोड्स होते हैं वो इसी में ही पूरे किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो घाट भाव है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो कथक होता है, वो कथक करने के लिए जो ध्रुपद म्यूजिक होता है उसका यूज़ किया जाता है। तराने का यूज़ किया जाता है, ठुमरीज का यूज़ किया जाता है, और गज़ल्स का जो यूज़ है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। बहुतायत में जो है गज़ल का ही इसमें यूज़ किया जाता है, और फिर कथक को परफॉर्म किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में ये जो डांस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और काफ़ी जगह पे ये देखने को मिल जाता है। ट्रेडिशनली मुगल पीरियड में भी जो है वो इसे इंक्लूड किया गया था। जो गज़ल है, गज़ल को मुगल पीरियड में इंक्लूड किया गया था। तो वो मुसलमान थे, तो मुसलमान उनकी वजह से जो मुसलमानी भाषा में जो गज़ल हैं वो अच्छी, उनका जो उद्भव माना जाता है। जो शेर हैं जो उनका भी उद्भव जो है मुसलमानी की वजह से ही माना जाता है। तो इस प्रकार से जो गज़ल है, गज़ल का जो इसमें इंट्रोडक्शन किया गया था, गज़ल पर जो डांस परफॉर्म करने का जो शुरुआत है वो की गई थी, वो मुगल पीरियड से ही की गई थी। तो इस प्रकार से जो कथक जो डांस है, उस डांस से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। और इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस डांस फॉर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम से जो नोट्स की पीडीएफ है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो मेंस की आंसर राइटिंग और कई सारी अन्य प्रैक्टिस भी टेलीग्राम के चैनल पर हमारे द्वारा कराई जाती हैं, तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।